एथिक्स नामक किताब में अरस्तु ने अपने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। और प्लेटो के विपरीत, प्लेटो ने न्याय का आदर्श सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इसने न्याय के आदर्श रूप के बजाय न्याय के व्यवहारिक पक्ष पर अधिक बल दिया है। न्याय के व्यवहारिक पक्ष पर अधिक बल दिया। मतलब देखो, आप, इसलिए मैं एक साथ पढ़ा रहा हूं क्योंकि प्लेटो और अरस्तु के न्याय सिद्धांत में समानता और असमानता तुम्हारे दिमाग में एक साथ चलनी चाहिए। देखो, पहले अंतर तुमको दिख गया कि प्लेटो ने न्याय के आदर्शवादी पक्ष पर जोर दिया है और अरस्तु ने न्याय के व्यवहारिक पक्ष पर अलग बल दिया है। तो दिमाग में ये चलना चाहिए कि वहां से किस रूप में ये अलग है। क्योंकि देखो, यदि दोनों के बीच के अंतर को तुम समझ जाओगे तो कल को तुम कंफ्यूज ही नहीं होगे कि प्लेटो ने क्या कहा और अरस्तु ने क्या कहा, और एक आंसर भी अपना तैयार होगा कि प्लेटो और अरस्तु के न्याय सिद्धांत में क्या अंतर है। आप अंतर को भी आसानी से ढूंढ ढूंढ के लिख सकते, मतलब फिर आपको अलग से याद नहीं करना है उसको, ठीक है ना। फिर प्लेटो ने भी देखो न्याय के दो पक्ष बताए थे। यहां पे अरस्तु फिर कहता है कि जो न्याय है वो दो प्रकार का होता है। न्याय दो प्रकार का होता है। एक को वो कहता है सामान्य न्याय, सामान्य न्याय, और दूसरे को कहता है विशेष न्याय। अरस्तु न्याय के दो प्रकार बता रहा है, सामान्य न्याय और विशेष न्याय। अब देखो, जब अरस्तु कहता है कि सामान्य न्याय, अरस्तु का कहना है कि जो सामान्य न्याय है यह न्याय का आदर्श रूप है, आदर्श रूप है, जिसका संबंध मुख्यतः इस बात से है कि व्यक्ति के आपसी संबंध कैसे हों, जिसका संबंध इस बात से है कि व्यक्ति के आपसी संबंध कैसे हो, व्यक्ति के आपसी संबंध कैसे हो, इस बात से है कि व्यक्ति के आपसी संबंध कैसे होने चाहिए। बस, प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है, वो प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है उसमें भी हमने देखा था कि व्यक्ति के स्तर पर न्याय है और राज्य के स्तर पर भी न्याय है। अरस्तु ने अपने न्याय सिद्धांत में न्याय के दो प्रकार बताए। एक को कहा सामान्य न्याय। सामान्य न्याय न्याय का आदर्श रूप है, और आदर्श रूप में मतलब क्या है, व्यक्तियों के आपसी संबंध कैसे होने चाहिए। बस इतना ही है प्लेटो का सामान्य न्याय का मतलब, कि व्यक्ति और व्यक्ति के बीच आपसी संबंध कैसे होने चाहिए। अब जब इस सामान्य न्याय को लागू करने जाते हैं व्यवहारिक रूप में, तो जो न्याय होता है उसे ही कहते हैं हम विशेष न्याय। क्या है विशेष न्याय? कि जब सामान्य न्याय को, जब सामान्य न्याय को व्यवहार में लागू किया जाता है, व्यवहार में लागू किया जाता है, जब सामान्य न्याय को व्यवहार में लागू किया जाता है तो उसे ही हम विशेष न्याय कहते हैं। और जब लागू किया जाता है तो विशेष न्याय दो प्रकार का हो जाता है। एक हो जाता है प्रतिकारात्मक न्याय और एक हो जाता है वितरणात्मक न्याय। प्रतिकारात्मक न्याय और दूसरा हो जाता है वितरणात्मक न्याय। प्रतिकारात्मक न्याय और वितरणात्मक न्याय। ठीक है ना। अब देखो, सामान्य न्याय को ही जब लागू करने जाते हैं तो वही विशेष न्याय होता है, और विशेष न्याय फिर दो प्रकार का हो जाता है। एक होता है प्रतिकारात्मक न्याय और एक हो जाता है वितरणात्मक न्याय। देखो, प्रतिकारात्मक न्याय मुख्यतः इसका संबंध, या इसको कह सकते हैं ये मुख्यतः उपचारात्मक किस्म का होता है। उपचारात्मक, उपचारात्मक किस्म का होता है ये न्याय। क्या होता है उपचारात्मक? मतलब कि उपचार करना, प्रतिकार करना। आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आपको उसका प्रतिकार करना है। आपको किसी ने कुछ किया है,
ये हम इसको कह सकते हैं न्यायपालिका का क्षेत्र। भाई आपके साथ चोरी हुई, आपको किसी ने मारा, आप न्यायपालिका के पास जाओगे और बोलोगे कि ये मेरे साथ गलत हुआ, इसका प्रतिकार करो, इसका मुझको कुछ उपचार चाहिए। तो फिर वो सामने वाले को दंड देगा, उस पर जुर्माना लगाएगा या आपको कुछ क्षतिपूर्ति देगा। वो न्यायालय के ऊपर है, जैसा कानून बनेगा वैसा बनेगा। तो ये सब प्रतिकारात्मक न्याय कहलाता है। प्रतिकारात्मक न्याय मतलब न्यायपालिका का संबंध। अब देखो ये प्रतिकारात्मक न्याय भी दो टाइप का हो जाता है, जिसको हम सामान्य भाषा में दीवानी और फौजदारी कहते हैं ना। तो वो दीवानी और फौजदारी ही यही है। एक होता है स्वैच्छिक और एक होता है गैर स्वैच्छिक। गैर स्वैच्छिक, एक होता है स्वैच्छिक और एक गैर स्वैच्छिक। स्वैच्छिक का मतलब है दीवानी संबंध, दीवानी आपसी परिवार का मामला, पति पत्नी की शादी ब्याह के संबंध में, पैसे धेले का मामला है, दोनों की स्वेच्छा से। और फिर बाद में कुछ विवाद होता है, जैसे शादी होती है और कुछ विवाद होता है, तो वो क्या है, दीवानी मामले के अंतर्गत आता है। तो वो इसको प्लेटो क्या कह रहा है, इसको अरस्तु क्या कह रहा है, स्वैच्छिक दीवानी मामले। और गैर स्वैच्छिक मतलब क्या है, जिसमें दोनों पक्षों की सहमति नहीं होती, लड़ाई झगड़े का मामला, फौजदारी मामला जिसको हम कहते हैं, क्रिमिनल मामला कहते हैं। ठीक है ना। तो देखो ये वही आज का जो न्याय है ना, वो प्रतिकार मतलब जो न्यायपालिका जो न्याय दे रही है वो प्रतिकारात्मक न्याय। न्यायपालिका आजकल हम देखते हैं दो तरह, एक दीवानी और फौजदारी। तो वो प्लेटो उस समय बता रहा है कि स्वैच्छिक और गैर स्वैच्छिक। स्वैच्छिक मतलब जिसमें आपसी सहमति होती है, अनुबंध पर आधारित होते हैं, ये अनुबंध मूलक संबंध होते हैं। और ये क्या है, गैर स्वैच्छिक है, दोनों पक्षों की सहमति नहीं, लड़ाई हो गई, किसी ने कुछ लूट लिया, मर्डर कर दिया, तो ये सब। तो कह रहा है ये प्रतिकारात्मक न्याय दो रूपों में हमको दिखाई देता है। फिर वो कहता है कि यह प्रतिकारात्मक न्याय पूर्ण समानता पर आधारित होना चाहिए। पूर्ण समानता पर आधारित होना चाहिए। पूर्ण समानता पर आधारित होना चाहिए। पूर्ण समानता मतलब प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। देखो यही पक्ष है प्रतिकारात्मक न्याय का। जब वितरणात्मक पूछेंगे तो उसका रूप बदल जाएगा। अभी क्या बोल रहा है कि जो प्रतिकारात्मक न्याय होता है, वो चाहे स्वैच्छिक में हो या है गैर स्वैच्छिक में, दोनों में पूर्ण समानता होनी चाहिए, किसी को कोई रिजर्वेशन या कोई छूट नहीं होनी चाहिए। तो आज भी देखो प्रतिकारात्मक न्याय में पूर्ण समानता है। सीआरपीसी आईपीसी की धारा के तहत ऐसा नहीं कि चोरी करने में एससी एसटी ओबीसी का सर्टिफिकेट लग जाए और जनरल वाले को 10 साल की सजा तो एससी एसटी ओबीसी वाले को 5 साल की सजा, ऐसा नहीं होता। सबके लिए बराबर है। अपराध महिला करे, पुरुष करे, या फिर कोई कैटेगरी या कोई लिंग, धर्म जाति मूल वंश लिंग के आधार पर इन कानूनों में कोई भेद नहीं किया जा सकता। बस बच्चों के संदर्भ में, जुवेनाइल के संदर्भ में थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो उनको थोड़ा सा भेद कर सकते हैं, लेकिन बाकी ये पूर्ण समानता के आधार पर है। इसमें अब ये भी नहीं देखा जाता कि सामने वाला विकलांग है कि मैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये प्रतिकारात्मक न्याय है जो पूर्ण समानता पर आधारित करता है, प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। प्रतिकारात्मक न्याय। इसलिए देखो न्यायपालिका की आंख पे पट्टी बंधी रहती है कि उसको कुछ दिख नहीं रहा है, वो सबके लिए समान है। वो ये नहीं देख रहा है कि कौन क्या है कौन क्या नहीं है, इसलिए पट्टी बांध दी भैया प्रतिकार करना है, पूर्ण प्रतिकार करना है, सबके लिए सब समान होगा। मतलब देखो वो जो उस समय जो न्याय का सिद्धांत दिया है वो आज भी लागू है। मतलब उन्हें कितने हजार साल पहले ये सिद्धांत दिया था, वो आज एज इट इज लागू है। ठीक है ना। तो देखो प्लेटो न्याय को दो प्रकार से बता रहा है। सामान्य न्याय, सामान्य न्याय मतलब व्यक्ति व्यक्ति के संबंध कैसे होते हैं। सामान्य न्याय, जब इस सामान्य न्याय को लागू किया जाता है तो विशेष न्याय कहलाता है। विशेष न्याय के दो पक्ष होते हैं, एक होता है जिसको हम कह रहे हैं प्रतिकारात्मक न्याय और दूसरा है वितरणात्मक न्याय। प्रतिकारात्मक न्याय न्यायपालिका का न्याय है, स्वैच्छिक गैर स्वैच्छिक दो प्रकार के संबंधों पर आधारित होते हैं। ये प्रतिकारात्मक न्याय पूर्ण समानता पर आधारित होता है, प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि वो कौन है क्या है, धर्म मूल वंश जाति किसी आधार पर कोई भेद नहीं होगा। ये प्रतिकारात्मक न्याय कहलाता है। अब आता है वितरणात्मक न्याय। इसमें एक लाइन और लिख लेना कि प्रतिकारात्मक न्याय क्या है, न्यायपालिका का क्षेत्र है। वर्तमान में भी देख लो जुडिशरी का ही क्षेत्र है न्यायपालिका, जस्टिस। जब न्यायपालिका जब जस्टिस की बात करती है ना, तो ये जस्टिस की बात करते हैं। और इस जस्टिस में हम देखते हैं पूर्ण समानता है। यही होता है कि विधि के समक्ष समझता, कानून की नजरों में सब समान है। व्यक्ति और पर्सन देख के कानून लागू नहीं किया जाएगा। यदि इस कानून में पूर्ण समानता नहीं होगी तो आपकी न्यायपालिका बर्बाद है, फिर आपको न्याय की प्राप्ति नहीं हो सकती है। आदमी देख के कानून यदि तुम लागू
कर रहे हो कि नहीं यार अमीर आदमी है, इससे गलती हो गई, इसको माफ कर दो, तो फिर ये न्याय की प्राप्ति आपके समाज में नहीं होगी। तो ये न्यायपालिका का क्षेत्र है जो पूर्ण समानता के सिद्धांत पर आधारित होता है। बस इतना ही याद रखना है, प्रतिकारात्मक न्याय न्यायपालिका के क्षेत्र है और ये पूर्ण समानता के सिद्धांत पर आधारित होता है। अब आते हैं दूसरा, वितरणात्मक न्याय। अब देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है वितरणात्मक, मतलब कुछ वितरण करना है, डिस्ट्रीब्यूशन। वितरणात्मक, वितरण। और वितरणात्मक न्याय का संबंध इस बात से है कि समाज में किसको क्या मिलना चाहिए। मतलब ये वितरणात्मक न्याय का संबंध धन और संसाधनों के वितरण से है। धन व संसाधनों के वितरण से है। धन व संसाधनों के वितरण से, मतलब किसके पास कितना धन संपत्ति होगा, किसके पास समाज के अधिकतम संसाधन होंगे, ये डिसाइड होगा। अब ये सिद्धांत, ये वितरणात्मक न्याय पूर्ण समानता पर आधारित नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पूर्ण समानता थी, सब समान है, यहाँ पे सब समान नहीं होंगे, यहाँ पे भेदभाव होगा। और देखो भेदभाव हो रहा है फिर भी न्याय की प्राप्ति हो रही है। तो क्या है, धन और संसाधनों के वितरण से है। और यहां पर वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत ये पूर्ण समानता पर आधारित था, ये आनुपातिक समानता के सिद्धांत पर आधारित होगा। आनुपातिक समानता के सिद्धांत पर आधारित होगा। आनुपातिक समानता के सिद्धांत पर आधारित होगा। और आनुपातिक, देखो ये आनुपातिक समानता और प्रतिकारात्मक पूर्ण समानता। पूर्ण समानता तो हम समझ रहे हैं कि सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करना। आनुपातिक समानता का मतलब है समान लोगों के लिए समान और असमान लोगों के लिए असमान व्यवहार। समान लोगों के लिए समान व्यवहार व असमान लोगों के लिए असमान, असमान लोगों के लिए असमान व्यवहार करना। ठीक है ना। अब देखो ये वितरणात्मक न्याय सबके लिए समान नहीं है। उन्होंने कहा कि टिकट बट रही है तो सब लाइन में लग के लेंगे। तो प्रतिकारात्मक तो न्याय क्या कहेगा कि भैया जो पहले आया उसको पहले टिकट मिलेगी। लेकिन वितरणात्मक न्याय देख लेगा कि नहीं यार ये व्यक्ति विकलांग है, बेचारा कब तक खड़ा रहेगा, इसको पहले दे दो या इसको आगे कर लो या इसको हम पहले लगा देते हैं। तो तुम ये नहीं कह सकते हो कि नहीं ये तो न्याय का उल्लंघन है कि हम पहले आए, हमको टिकट पहले मिलना चाहिए। ये वितरण की बात हो जाएगी। वितरण की बात मतलब क्या है, जो बेचारा जिसको ज्यादा जरूरत है उसको पहले दो। कहीं कोई आपदा आती है तो सबसे पहले क्या है, महिलाओं और बच्चों का रेस्क्यू किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा संवेदनशील हैं, इनको बहुत जल्दी ये प्रभावित होंगे, बच्चे बहुत जल्दी प्रभावित होंगे, तो उनको सबसे पहले रेस्क्यू किया जाता है। बुजुर्गों को पहले रेस्क्यू किया जाता है कि तो बिल्कुल निपट जाएंगे जरा में, जवान आदमी तो थोड़ा सा सरवाइव कर लेगा। तो फिर नहीं कह सकते कि नहीं पूर्ण समानता, हम पहले आए हम पहले जाएंगे। आप देखते हैं जीवन के बहुत सारे क्षेत्रों में भेदभाव होता है। बहुत सारे क्षेत्र, महिलाओं के लिए विशिष्ट सीट होती है, गर्भवती महिलाओं को बहुत सारे सुविधाओं दी जाती है उनके लिए। आपका पूरा जो रिजर्वेशन है वो आनुपातिक समानता पर आधारित है। वो नहीं कहते हैं कि भाई हमारे ज्यादा नंबर आए तो हमको क्यों नहीं ले रहे हो। वो ये क्षेत्र है, यहाँ पूर्ण समानता है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आपका रिप्रेजेंटेशन देखा जाएगा, आपके वर्ग का रिप्रेजेंटेशन, उसके आधार पे महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाता। तो ये सब क्या है, प्रतिकारात्मक न्याय, वितरणात्मक न्याय का मामला है। प्रतिकारात्मक न्याय केवल न्यायपालिका का क्षेत्र है, इधर पर कानून के समक्ष सभी समान है। लेकिन यहां पर भेदभाव होता है। और लेकिन ये भेदभाव किस लिए किया जा रहा है, ये भेदभाव इसलिए किया जा रहा है ताकि समानता की स्थापना की जा सके। तो ये जो वितरणात्मक न्याय है ये मुख्यतः अर्थव्यवस्था और राजनीति, विविध क्षेत्रों से संबंधित है। मतलब ये समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति तीनों से संबंध है। सरकार गरीब आदमी को 5 किलो अनाज दे रही है ना, तुमको नहीं दे रही है, क्योंकि उन्होंने कहा सरकार तुम्हारे पास है, तुमको देने की क्या जरूरत है। तुम इसकी ये नहीं कह सकते कि हमको क्यों नहीं दे रहे, हम भी तो भारत के नागरिक हैं। तो वहां पे भेदभाव
कर सकते हैं वो, ठीक है ना। तो देखो इस रूप में ये वितरणात्मक न्याय मुख्यतः तीनों क्षेत्रों, सभी क्षेत्रों से संबंधित है। अब इतना तो ठीक है, ये सब हमको मॉडर्न डेज में दिखाई देता है, ये दोनों चीज एज इट इज दिखाई देती है। ये न्यायपालिका के क्षेत्र में दिखाई देता है और ये सरकार इसको लागू करती है, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विभिन्न तरीके उसने बना के रखे हैं। लेकिन अब इसके बाद देखो, ये वितरण की बात की जा रही है, लेकिन आज के समय में हम देखते हैं वितरण की जो बात की जाती है, वितरण का सीधा संबंध इस चीज से है कि किसको ज्यादा जरूरत है। जिसको ज्यादा जरूरत है हम उसको ज्यादा देंगे, जिसको जरूरत नहीं है उसको नहीं देंगे, या उससे लेके हम उसको दे देंगे। सरकार तो यही कर रही है। लेकिन अरस्तू से पूछा गया, अरस्तू अपने न्याय सिद्धांत में बताते हैं कि वितरण का आधार क्या होना चाहिए। उस समय की बात कर रहे हैं, तो उस समय अरस्तू ने जो बताया था कि जो वितरण है, वितरण का आधार दो चीजों के आधार पर होना चाहिए। ये जो वितरण है दो आधारों पर होना चाहिए। किसको क्या मिलेगा? दो आधारों पर, दो आधार। एक को कहा उसने संपत्ति और दूसरे को कहा परंपरा। संपत्ति और परंपरा, ठीक है ना। आधार बताना, इसमें अपन को ज्यादा व्याख्या नहीं करनी, बस इतना बताना है कि अरस्तु ने वितरणात्मक वितरण के लिए दो आधारों की चर्चा करी है, एक संपत्ति है और एक है परंपरा, बस इतना ही। तो देखो ये न्याय के दो पक्ष, दो प्रकार बता दिया, एक तो हो गया प्रतिकारात्मक न्याय और वितरणात्मक न्याय। फिर आप इसको कंक्लूड करोगे कि अरस्तु ने जो न्याय के दो प्रकार बताए हैं, वितरणात्मक न्याय और प्रतिकारात्मक न्याय, इन दोनों वर्गीकरण का मुख्य आधार यह है कि न्याय को कानून के क्षेत्र में कैसे लागू किया जाए। कानून के क्षेत्र में मतलब न्याय को सीमित रूप से कैसे लागू किया जाए, सीमित रूप में कैसे लागू किया जाए। और न्याय को, एक तो जो प्रतिकारात्मक न्याय वो कानून के क्षेत्र में कैसा लागू किया जाए, और जो दूसरा वितरणात्मक न्याय है उसका संबंध है कि न्याय को अर्थव्यवस्था, समाज और राजनीति के क्षेत्र में कैसे लागू किया जाए। अर्थव्यवस्था, समाज और राजनीति के क्षेत्र में कैसे लागू किया जाए, अर्थात न्याय को व्यापक रूप में कैसे देखा जाए। न्याय को सीमित रूप में देखना है तो आप केवल न्यायपालिका की बात करोगे, केवल प्रतिकारात्मक न्याय की बात करोगे। जब हम न्याय को व्यापक रूप में देखते हैं तो न्याय हमको क्या है, अर्थव्यवस्था, समाज, राजनीति तीनों क्षेत्र में दिखाई देता है। तो ये अरस्तु का न्याय सिद्धांत है। इतना ही है अरस्तु का न्याय सिद्धांत, ठीक है। फिर आपको इसकी आलोचना और महत्व बताने पड़ेंगे। तो देखो इसकी आलोचना है, आलोचना देखो पहली आलोचना प्रतिकारात्मक न्याय की है कि जहां तक प्रतिकारात्मक न्याय का प्रश्न है, पूरी तरह से प्रतिकारात्मक न्याय, प्रतिकारात्मक न्याय को पूर्णतः लागू करना संभव नहीं है। पूर्णतः लागू करना संभव नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि कई मामलों में पूर्ण प्रतिकार संभव ही नहीं है। भाई प्रतिकार मतलब क्या है, आपके साथ गलत हुआ उसकी भरपाई करना है। अब किसी व्यक्ति ने आपका हाथ काट दिया, तो जिस व्यक्ति ने हाथ काटा कानून उसको सजा देगा, ठीक है इसका भी हाथ काट दो, तो उसके हाथ काटने से इसका हाथ थोड़ी वापस आ जाएगा। प्रतिकार संभव ही नहीं है। एक व्यक्ति किसी व्यक्ति की हत्या करता है तो न्यायालय उसको पूर्ण प्रतिकार करती है कि इसको भी हम जान से मार देंगे। लेकिन एक व्यक्ति ने 100 लोगों की हत्या कर दी तो क्या कर लोगे, तो भी तुम उसको मारते एक ही बार सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि पूर्ण प्रतिकार संभव ही नहीं है। कई बार कोई व्यक्ति के साथ इतना गलत कर देता है कि अब उसका प्रतिकार संभव ही नहीं हो सकता, तो इसको पूर्णतः तो लागू करना असंभव है, ठीक है ना। और दूसरी इसकी आलोचना की है जो वितरणात्मक न्याय है। वितरणात्मक न्याय, यहां पे भी देखो वितरणात्मक न्याय की अवधारणा ठीक है, लेकिन वितरण का आधार अरस्तू ने क्या बताया था, संपत्ति और परंपरा।
तो यहाँ पे आलोचना की जाती है कि इन दोनों आधार पर ही सुकरात जो अरस्तु है उसने संपत्तिशाली या शक्तिशाली वर्ग को ही शक्ति दी है, वर्ग को मजबूत किया है। भाई पैसा जिनके पास पहले से है उनको तुम और दे रहे हो, जिनके पास जो पुरानी परंपराओं से जुड़े हो तो ले दे के शक्तिशाली व्यक्तियों को ही अधिक शक्ति तुम दे रहे हो। ठीक है, तो ये इसकी आलोचना, दोनों की एक एक आलोचना कर देना, प्रतीकात्मक न्याय की, वितरणात्मक न्याय की। और चाहो तो आलोचना और भी कर सकते हो कि ये सिद्धांत क्या है, थोड़ा सा वैज्ञानिक नहीं है, अव्यवहारिक है, नैतिकता पर अधिक बल दिया गया है, इसी कुछ आलोचना लिख सकते हैं, लेकिन अब इतनी ही काफी है, मेन आलोचना इसकी यही है। ठीक है, अब इसके महत्व आप बता दोगे तो महत्व में इसका पहला पॉइंट तो वही आ जाएगा कि इसने न्याय को व्यवहारिक रूप में लागू करने का प्रयास किया है। इसका सबसे बड़ा महत्व तो यही है, क्या है कि अरस्तु पहला दार्शनिक है जिसने न्याय की अवधारणा का विवेचन व्यवहार के स्तर पर किया है, व्यवहार के स्तर पर। पहला दार्शनिक जिसने न्याय का विवेचन व्यवहार के स्तर पर किया है। फिर इसकी न्याय की कुछ अवधारणाएं आज भी प्रासंगिक है, आज भी प्रासंगिक हैं। कुछ अवधारणाएं आज भी प्रासंगिक है, जैसे प्रतीकात्मक न्याय, वितरणात्मक न्याय। फिर प्रतीकात्मक न्याय में स्वैच्छिक और गैर स्वैच्छिक के दीवानी और फौजदारी के रूप में हमको आज भी दिखाई देते हैं। ठीक है, और ये भी बता सकते हैं कि वितरणात्मक न्याय वर्तमान में राज्य द्वारा अपनाया जा रहा है, बस उसका आधार अलग है, अरस्तु से अलग आधार वर्तमान में अपनाया जा रहा है। ठीक है, तो देखो ये प्लेटो और अरस्तु के दोनों के न्याय सिद्धांत हो गए हैं। अब देखो दोनों के न्याय सिद्धांत अपन ने अभी पढ़े हैं, तो दोनों में थोड़ी सी समानता और असमानता, कम से कम तीन चार पॉइंट तो आपको ध्यान में रखना है। समानता और असमानता, दोनों सिद्धांत अब भी पढ़े हैं। समानता के संदर्भ में क्या बता देंगे कि देखो दोनों ही दार्शनिकों ने क्या है, दोनों ही दार्शनिकों ने न्याय की विवेचना, दोनों ही दार्शनिकों ने जो न्याय की विवेचना है, या इसको कह सकते हैं न्याय की स्थापना करने का प्रयास किया, न्याय की स्थापना का प्रयास किया। भाई भले वो दोनों के लिए न्याय का रूप अलग अलग हो, लेकिन न्याय की स्थापना तो दोनों करना चाहते थे। ठीक है, दूसरा, दोनों की दोनों ही विचारक व्यक्ति और व्यक्ति और व्यक्ति और राज्य के बीच संबंध हो, व्यक्ति और व्यक्ति और व्यक्ति और राज्य के बीच संबंध हो, संबंधों की विवेचना करते हैं। दोनों के संदर्भ में ये बात सही है। और तीसरी बात कह सकते हैं, दोनों ही न्याय के माध्यम से, दोनों ही न्याय के माध्यम से योग्यता और क्षमता के अनुरूप, योग्यता व क्षमता के अनुरूप, दोनों ही योग्यता व क्षमता के अनुरूप व्यक्तियों को पुरस्कार देने की बात करते हैं। अब पुरस्कार का मतलब तुम ये मत समझना अवार्ड, पुरस्कार मतलब क्या, पद, कि भाई ज्ञानी व्यक्ति शासक होना चाहिए, योद्धा व्यक्ति जिसमें साहस का गुण है उसको योद्धा होना चाहिए। तो ऐसे योग्यता के आधार पे, भले वो उनकी योग्यता दोनों की अलग अलग हो, लेकिन यहाँ पर योग्यता, भले वो एक योग्यता को अलग आधार मान रहा हो, एक दूसरा व्यक्ति अलग आधार मान रहा हो। ठीक है ना। चौथी बात ये कह सकते हैं कि दोनों ने ही न्याय को
श्रेष्ठ सद्गुण माना है, न्याय को श्रेष्ठ सद्गुण माना है। ठीक है, इतनी असमानता बहुत है। अब असमानता की जहां तक बात करें तो देखो, असमानता की बात में सबसे पहले तो असमानता यही है कि जो प्लेटो ने न्याय को, क्या है, प्लेटो का न्याय एक आचरण संहिता है या इसका आदर्श रूप प्रस्तुत किया है, और जबकि क्या है, अरस्तु ने व्यवहारिक व्यवहारिक रूप प्रस्तुत किया है। फिर ये आचरण संहिता कह रहा है और अरस्तु क्या है, कानूनी न्याय की बात करता है ज्यादातर। कानूनी न्याय पहले पॉइंट में लिख देना। फिर दूसरा पॉइंट लिखना, जो प्लेटो का न्याय है, प्लेटो का न्याय सिद्धांत, उसमें कर्तव्यों की प्रधानता है, कर्तव्यों की प्रधानता। जबकि जो अरस्तु का न्याय सिद्धांत है, उसमें अधिकारों पर पर्याप्त महत्व दी गई है। अधिकारों पर पर्याप्त महत्ता दी गई है। ठीक है ना। तीसरा क्या है, प्लेटो ने कार्य विशिष्टीकरण के आधार पर विभाजन किया है, कार्य विशिष्टीकरण के आधार पर विभाजन किया है। जबकि प्लेटो, जो अरस्तु है, उसने क्या है, आनुपातिक समानता की बात करी है, आनुपातिक समानता की बात करी है। कार्य विशिष्टीकरण कहता है प्लेटो कि भाई जो व्यक्ति जिस वर्ग का सदस्य है उसी वर्ग से संबंधित कार्य को वो करेगा और उसी से संबंधित उसको पद मिलेंगे। जबकि अरस्तु क्या है, अनुपातिक समानता की बात कर रहा है कि हमको वितरण करना पड़ेगा, जो समान है समान के साथ समान और असमान के साथ असमान व्यवहार हम करेंगे। और चौथी इसकी बता सकते हैं कि असमानता के संदर्भ में, कि प्लेटो के न्याय में दरअसल क्या है, थोड़ा सा नैतिकता और आध्यात्मिकता की ज्यादा चर्चा है, नैतिकता और आध्यात्मिकता। जबकि अरस्तु ने अपने न्याय सिद्धांत में विधि और संविधान पर अधिक बल दिया है, कानूनी पक्ष। ठीक है ना। बाकी तो और समानता अब अपन बता सकते हैं कि प्लेटो ने न्याय के प्रकार नहीं बताए थे, यहाँ पर वो न्याय का प्रकार भी बता रहा है कि वितरणात्मक न्याय है, और जो अपना दूसरा प्रतिकारात्मक न्याय है। फिर ये भी बता सकते हैं कि कानूनी न्याय, और दोनों को अलग अलग कर रहा है। तो समानता असमानता तो बहुत सारी है, तो ये आप एक आंसर के रूप में भी तैयार कर सकते हो कि कभी पूछ लिया कि भाई प्लेटो और अरस्तु के न्याय सिद्धांत की तुलनात्मक विवेचना प्रस्तुत कीजिए, तो फिर दोनों के न्याय सिद्धांत को आपको बारी बारी से बताना पड़ेगा, एक साइड फिर अलग अलग पॉइंट के रूप में बताना पड़ेगा, एक पॉइंट इसका एक पॉइंट इसका, तब जाके वो सही ढंग से तुलनात्मक विवेचना प्रस्तुत हो पाएगी। ठीक है, तो देखो ये प्लेटो और अरस्तु दोनों के हमने न्याय सिद्धांत को देख लिया। अब अपन प्लेटो पे वापस आते हैं, एक दो सिद्धांत और बचे हैं छोटे छोटे, प्लेटो को और देख लेते हैं। वो है, जैसे प्लेटो का एक सिद्धांत होता है आदर्श राज्य, आदर्श राज्य की अवधारणा। प्लेटो के लिए आदर्श राज्य की अवधारणा